नमस्कार दोस्तों, मैं शगुन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी इंडिया की सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 में यूपीएससी के कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स, इंडिपेंडेंस, पावर्स और फंक्शंस की बात की गई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन को। दोस्तों, यूपीएससी में एक चेयरमैन और दूसरे कुछ मेंबर्स होते हैं। इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगी, ये भी प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करते हैं। यूजुअली यूपीएससी में चेयरमैन को मिलाकर 9 to 11 मेंबर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के मेंबरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि कमीशन में 50% मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर किसी ऑफिस को होल्ड किया हो। चेयरमैन और मेंबर्स दोनों ही या तो 6 साल या फिर 65 इयर्स की एज, दोनों में से जो भी पहले आ जाए, तब तक अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। वे किसी भी समय प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस कर रिजाइन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन मैनर में रिमूव कर सकते हैं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट 2 सर्कमस्टांसेस में यूपीएससी के किसी भी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। पहला तब जब चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो जाए और दूसरा तब जब चेयरमैन एब्सेंस के कारण या फिर किसी और वजह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म न कर पा रहे हों। एक्टिंग चेयरमैन तब तक फंक्शन करता है जब तक ओरिजिनल चेयरमैन वापस अपनी ड्यूटीज न संभाल ले। आइए अब देखते हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि अगर वे बैंकरप्ट हो गए हों, अगर वे अपने ऑफिस की टर्म के दौरान ऑफिस की ड्यूटीज के अलावा किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हों, या फिर वे प्रेसिडेंट के ओपिनियन में इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी की वजह से ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए अनफिट हों। इसके अलावा मिसबिहेवियर के केस में भी प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मिसबिहेवियर के केस में प्रेसिडेंट को यह मैटर इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफर करना होगा। अगर इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट इसे अपहोल्ड करता है, सिर्फ तभी प्रेसिडेंट चेयरमैन या किसी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। हां, इंक्वायरी के दौरान प्रेसिडेंट इन्हें सस्पेंड जरूर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल फंक्शनिंग को सेफगार्ड और इंश्योर करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं। सबसे पहला तो ये कि यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय करते हैं। मतलब ये कि उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड मैनर में ही। दूसरा ये कि अपॉइंटमेंट के बाद उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस को उनके डिसएडवांटेज के लिए वैरी नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उनके सारे एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज किए जाते हैं। ऑफिस का टर्म खत्म होने पर यूपीएससी के मेंबर्स यूपीएससी और स्टेट पीएससी के चेयरमैन की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वे कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। और अगर चेयरमैन की बात करें तो वे एक बार टर्म खत्म होने पर वापस उसी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। आइए अब यूपीएससी के कुछ मेजर फंक्शंस पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का एक मेजर फंक्शन होता है ऑल इंडिया सर्विसेज,
सेंट्रल सर्विसेज और सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेररिस्ट की पब्लिक सर्विसेज के अपॉइंटमेंट्स के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाना। इसके साथ साथ 2 या उससे ज्यादा स्टेट्स के रिक्वेस्ट करने पर यूपीएससी उन्हें जॉइंट रिक्रूटमेंट की स्कीम को फ्रेम और ऑपरेट करने में असिस्ट भी करती है। ये स्टेट गवर्नर की रिक्वेस्ट पर और प्रेसिडेंट के अप्रूवल पर स्टेट की सभी नीड्स को सर्व करती है। पर्सनल मैनेजमेंट के बहुत से मैटर्स पर भी यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है, जैसे कि सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी मैटर्स, वो प्रिंसिपल्स जो सिविल सर्विसेज और पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट करते समय और ट्रांसफर्स और प्रमोशंस करते समय फॉलो किए जाते हैं, सिविल सर्विसेज और पोस्ट पर रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस और ट्रांसफर के समय कैंडिडेट की सूटेबिलिटी से रिलेटेड मैटर्स, ट्रांसफर या डेप्यूटेशन से होने वाले अपॉइंटमेंट्स, डिसिप्लिनरी मैटर्स जो एक सर्विंग पर्सन को अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मेमोरियल्स एंड पेटिशंस, लीगल एक्सपेंसेस के रीएम्बर्समेंट्स के क्लेम्स, 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए किए गए टेम्पररी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर्स, और साथ ही साथ कुछ रिटायर्ड सिविल सर्विसेज के एक्सटेंशन ऑफ सर्विस और रीएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैटर्स। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट इन मैटर्स पर यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करती है और अपना कोई डिसीजन ले लेती है तो उसे इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि कंसल्टेशन का ये प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो यूनियन की सर्विसेज से रिलेटेड कुछ और ड्यूटीज भी यूपीएससी को दे सकती है। मतलब ये कि यूपीएससी के ज्यूरिसडिक्शन को पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू एक्सटेंड किया जा सकता है। यूपीएससी हर साल अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करती है। प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्लेस करते हैं। इसके साथ एक मेमोरेंडम भी पेश किया जाता है जिसमें उन केसेस को एक्सप्लेन किया होता है जिसमें गवर्नमेंट द्वारा यूपीएससी की एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया हो, और ऐसा करने के रीजंस भी एक्सप्लेन किए होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि नॉन एक्सेप्टेंस के केसेस यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अप्रूव किए हों। एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, यूपीएससी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मतलब कुछ मैटर्स ऐसे भी हैं जिनमें यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में रिजर्व की गई पोस्ट से रिलेटेड मैटर्स, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के क्लेम से रिलेटेड मैटर्स, कमीशंस या ट्रिब्यूनल्स की चेयरमैनशिप या मेंबरशिप, हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर की पोस्ट और बहुत सी ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विसेज के सिलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स, और इसके साथ ही साथ किसी पोस्ट पर 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए टेम्पररी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर्स। दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं कि वे कुछ पोस्ट, सर्विसेज और मैटर्स को यूपीएससी के परव्यू से बाहर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट को एटलीस्ट 14 डेज के लिए इन रेगुलेशंस को पार्लियामेंट के ईच हाउस के आगे रखना होता है। पार्लियामेंट इन्हें अमेंड या रिपील कर सकती है। हमारा संविधान यूपीएससी को इंडिया के मेरिट सिस्टम के वॉचडॉग के रूप में देखता है, लेकिन अगर हम यूपीएससी के रोल की बात करें तो न सिर्फ इसका रोल लिमिटेड है, बल्कि इसकी रिकमेंडेशंस भी ओनली एडवाइजरी नेचर की होती हैं, और गवर्नमेंट ऐसे रूल्स भी बना सकती है जो इसके एडवाइजरी फंक्शंस के स्कोप को रेगुलेट करे। मोरओवर 1964 में सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इमर्जेंस से इसका डिसिप्लिनरी रोल भी अफेक्ट हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेते समय गवर्नमेंट को यूपीएससी और सीवीसी दोनों से कंसल्ट करना होता है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब दोनों बॉडीज अलग अलग एडवाइस देते हैं। However, UPSC has an edge over CVC क्योंकि UPSC एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि CVC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट की गई है, जिसे अक्टूबर 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया।
तो दोस्तों ये थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड एक ब्रीफ जानकारी। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।